हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हालचाल एकदम बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा। प्यारे भाई, आज हम फिर से सुबह 5:30 बजे आप सभी लोगों के लिए कैप्सूल क्लास की एक स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं। जिस क्लास में आज हम ऐसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो प्रश्न आपके केमिस्ट्री में हर बार पूछा जाता है, हर बार आता है। और इन सभी प्रश्नों को तुरंत अभी तैयार कर लीजिएगा अगर जबरदस्त तरीके से नंबर लाना चाहते हो बोर्ड परीक्षा 2026 में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, जो नए बच्चे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त तरीके से हम आपके साथ दे सकें, अंतिम दिन तक आपको पढ़ा सकें। यहाँ पर आपकी जबरदस्त तैयारी होती है, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दूं 23 जून जल्दी आ रहा है और इस 23 जून को आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रहा है। खुशखबरी के साथ साथ में आप सभी लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजेज भी होंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी को 4 चांद लगाने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी को दुगुना तिगुना करने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और हाँ, 23 जून को सभी लोग सुबह 6 बजे आना मत भूलना। 23 जून सुबह 6 बजे आप सभी लोगों को आना ही आना है लाइव क्लास में, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आता है, बहुत बार पूछा गया है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण के साथ में आपको समझाना है। तो समपरासरी विलयन नाम से स्पष्ट है, समपरासरी विलयन यानी ऐसा विलयन, ऐसा क्या लिखोगे परिभाषा में इसका? ऐसा विलयन, विलयन जिनके क्या हो? परासरण, परासरण दाब क्या हो? समान हो। ऐसा विलयन जिनके परासर दाब समान हो, समान हो, क्या कहलाता है? सम परासरी विलयन कहलाता है ना। और ये परासर दाब समान कब होते हैं? समान ताप पर, है ना। नेक्स्ट यहां पे पॉइंट भी लिख देना, समान ताप पर, समान ताप पर समान ताप पर अगर इनके परासर दाब समान होते हैं तो उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं, है ना। जैसे आपके सामने इन दोनों के लिए क्या होता है? पाई 1 पाई 2, ये दोनों का मान बराबर होता है। सी आर टी इज इक्वल टू C1RT इज इक्वल टू C2RT लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। आपको पता है परासर दाब पाई इज इक्वल टू CRT होता है? नहीं पता है? पता तो होगा पक्का। अब देखो यहां से RRTT कट जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2, ये आपका यहाँ पे समपरासी विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। समपरासी विलयन के लिए यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करोगे तो ऐसा 2 विलयन बता दो जिनके वानठाप गुणांक समान हो। जैसे आप यहाँ पे Na2SO4 ले लो, है ना, और ये विलयन ले लो, और साथ साथ में आप NH4, आप साथ साथ में यहाँ पे 1 मिनट Na2SO4 ले लो, है ना, ये एक विलयन लिख लो, है ना। और साथ साथ में आप कोई दूसरा विलयन ले लो। जैसे आप ऐसा विलयन लो जिसमें 3 आयन हो, कोई विलयन आप सोचो यहाँ पे जिसमें, जैसे यहाँ पे 2 Na 1 SO है, उसी तरीके से यहाँ पे S3PO4 ले लो आप, है ना। ये तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे 2 विलयन ले लो जिनमें अणुओं की संख्या समान हो, वो आपका वानठाप गुणांक उनका समान हो जाएगा। ऐसे 2 विलयन, कोई भी 2 विलयन आप ले सकते हो, कोई भी 2 विलयन आप ले सकते हो जिसमें अणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। और हाँ, आप सभी लोग जान लो कि जबरदस्त तैयारी के लिए आप लोगों के लिए वरदान बुक आ चुका है जिसमें हर एक चैप्टर की बढ़िया तरीके का नोट्स दिया है। तो नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाने का झंझट, समस्या खत्म। टीचर द्वारा एक एक शब्द लिखवाया हुआ ये वरदान है जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी को जबरदस्त लेके जाएगा। और बहुत सारे टॉपर्स इस वरदान बुक को जरूर पढ़े हैं जिससे कि वो टॉपर बने हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में Na2SO4 लिख लो और साथ में Ca2PO4, ये हो जाएगा। वानठाप गुणांक इन दोनों के बराबर हैं और इन दोनों का विलयन जो है आप लोगों का PO4, या हाँ, इन दोनों का विलयन आपका समपरासरी हो जाएगा। ये इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे राउल्ट का नियम को परिभाषित करना है।
राउल्ट का नियम क्या होता है, देखो बहुत बढ़िया से समझो। राउल्ट का नियम दो गो होता है ना, दो गो राउल्ट का नियम होता है। एक तो वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम होता है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम होता है। तो वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, देखो यहां पे लिखा गया है। वाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, ऐसा विलयन जिसको इस तरीके से, जैसे यहां पर यह विलयन है, इस विलयन है, इस विलयन के ऊपर अगर यहां पर कण है, अवाष्पशील विलेय के कण हूं ना, अवाष्पशील वाष्पशील विलेय के कण हूं, यहां पे किसके कण हूं, वाष्पशील, यहां पे किसके कण हूं, वाष्पशील विलेय के कण हूं, है ना। यहां पे किसके कण हूं प्यारे बच्चे, वाष्पशील विलेय के कण हूं। तो ये जो वाष्पशील विलेय होते हैं ये क्या होते हैं, इस पानी के साथ साथ में वाष्पशीत हो जाते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दो, गर्म करोगे दूध रह जाएगा लेकिन पानी उड़ जाएगा, है ना, ऐसा होता है। लेकिन वही पेट्रोल पानी का मिश्रण कर लो तो पेट्रोल भी उड़ जाएगा गर्म करने पे, पानी भी उड़ जाता है गर्म करने पर, है ना। हालांकि पेट्रोल पानी कभी मिलता नहीं है। तो ये जो विलयन होता है वाष्पशील विलयन होता है, पेट्रोल पानी वाला विलयन वाष्पशील विलयन होता है। तो यहां पे अगर हम यहां पे ऊपर ये ढक्कन रख दें तो यहां पे क्या होगा, जो इसके पानी होते हैं ना, ये पानी भी ऊपर आके दाब लगाते हैं, साथ में ये वाष्पशील जो कण है दोनों दाब लगाते हैं। अगर इसका दाब मान लो P1 है, इसका दाब P2 है, या इसका दाब P है, इसका दाब Pb है, तो कुल दाब यहां पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB हो जाता है। यही बात यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव को मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। इसमें जो अलग अलग अवयव हैं इनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। ऐसा विलयन जिसमें ऐसा कोई पदार्थ डाला गया जो वाष्पशीत हो जाता है, दोनों के दोनों पदार्थ वाष्पशीत हो जाते हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम है ना। और हाँ यहां पे जान लो, आपको प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है, क्या देखा गया है, जो PA है ये P0A XA के बराबर होता है, और जो PB है ये किसके बराबर होता है, P0B XB के बराबर होता है। अगर ये वैल्यू इसमें रखोगे तो P का मान किसके बराबर हो जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ये आपका राउल्ट का नियम हो जाता है। राउल्ट का नियम क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव को मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है, उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये आपका राउल्ट का नियम हो जाता है वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। दूसरा देखो यहां पे, राउल्ट का नियम अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए देखा जाए तो क्या होता है, बताइए। अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता क्या है, देखो ऐसा विलयन हो जैसे आप पानी में नमक मिला दो, है ना, कोई समस्या आता है तो नमक क्या करता है, गर्म करने पर बेचारा पानी उड़ जाता है, भग जाता है, नमक को छोड़ जाता है। यानी ऐसा कोई पदार्थ हो जिसको गर्म करने पर वो वहीं पे रह जाए, अवाष्पशील हो, है ना, गर्म करने पर उड़े नहीं, है ना, अवाष्पशील। अब पानी यहाँ पे वाष्पशील होता है ना। अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब विलयन में मिलाया जाता है, अवाष्पशील का मतलब पानी और नमक का विलयन, एक तरह से देख सकते हो। गर्म करोगे पानी उड़ जाएगा, नमक बेचारा वहीं पे पड़ा रह जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है। गर्म करने पर पानी उड़ जाता है, नमक वहीं पे पड़ा ही रह जाता है ना। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है। और ऐसे विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, यहाँ पे देखो दिया गया है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम यह होता है कि वाष्प दाब में, इसमें वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन P0 माइनस PA अपान P0, है ना, ये होता है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का सूत्र ही होता है। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है यह विलेय के मोल प्रभाज X विलेय के बराबर होता है।
वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए होता है। यह राउल्ट का नियम किसके लिए होता है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए यह राउल्ट का नियम होता है। यह आपका राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए होता है। यानी राउल्ट का नियम यहां पे दो होता है। पहला तो वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, ऐसा पदार्थ जो है ना, तो यहां पे क्या होता है, आप सभी लोगों का क्या होता है यहां पे बताओ। यहां पे ऐसा विलेय पदार्थ होता है जो कि वाष्पशील होता है, गर्म करने पे उड़ जाता है। वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम होता है। और ये जो नियम होता है यह अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए होता है, ऐसा पदार्थ जो गर्म करने पे उड़े ही नहीं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम होता है ना। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जबकि वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए क्या होता है बताओ, समझना। एक तो ऐसा पदार्थ हो जो कि गर्म करने पे उड़ जाए, वाष्पशील, वाष्प मतलब भाप में उड़ जाए, दोनों के दोनों। नमक नहीं, आप पेट्रोल पानी मिला के देख लो। और एक दूसरा वाला पदार्थ अवाष्पशील वाला, गर्म करने पे उड़े ही नहीं, गर्म करने पे उड़े ही नहीं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ वाला। इसमें क्या होता है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए यह राउल्ट का नियम होता है। बात समझ में आई सभी प्यारे बच्चों को, है ना। वाष्पशील अवाष्पशील दोनों का समझ में आया। वाष्पशील वाले में क्या होता है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अगर वाष्पशील वाला पदार्थ है तो उसका प्लस में अवाष्पशील, मतलब दोनों वाष्पशील वाला, दो पदार्थ मिलाओगे तभी तो विलयन बनेगा। जैसे आप पेट्रोल और पानी का विलयन बना लो, तो पेट्रोल का वाष्प दाब जो है ये लिख लो और पानी का वाष्प दाब पीबी लिख लो, तो दोनों की योग के बराबर होता है वाष्पशील विलेय पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है। बात समझ में आई सभी प्यारे बच्चों को, है ना। अब प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि पी ए जो होता है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है, पी बी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है, तो यहाँ पे रख दो। अच्छा, यहाँ पे एक्स ए एक्स बी क्या है ये अगर कोई पूछे तो देखो, पी नॉट ए जो है ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब पी नॉट बी जो है ये शुद्ध अवस्था में, यानी शुद्ध अवस्था का मतलब विलयन में डालने से पहले का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब, ये ए का वाष्प दाब, ये बी का वाष्प दाब। एक्स ए एक्स बी क्या है, एक्स ए जो है ए का मोल प्रभाज, एक्स बी बी का मोल प्रभाज है ना। ठीक है, बात समझ में आई। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। अगला ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है फैराडे का नियम, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फैराडे का नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात समानुपाती होता है। समानुपाती होता है ना। ये क्या होता है, विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है ना। यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर, जैसे मान लो आपके सामने ये सेल है, यह सेल है, इसमें एक सेल इलेक्ट्रोड लगा, एक एनोड एक कैथोड लगा है। ठीक है, ऊपर यहां पे ऊपर ये लगा दिया। तो इस अपघटन के प्रक्रिया में इस एनोड या कैथोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो है ये क्या होती है, W। ये प्रोपोर्शनल होती क्या, आवेश Q के समानुपाती होती है। W इज इक्वल टू यहाँ पे ZQ लिख सकते हैं। यहाँ पे Z जो होता है क्या होता है, Z यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है ना। और Q आपका आवेश है, Q इज इक्वल टू आप IT भी लिख सकते हो, तो यहाँ से W इज इक्वल टू ZIT ये फार्मूला भी लिख सकते हो आप सभी लोग, है ना। W इज इक्वल टू ZIT ये फार्मूला भी लिख सकते हो।
ठीक है, चलो ये फैराडे का नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के या प्रवाहित धारा के, या आप यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित आवेश कर लो, यहाँ पे प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, आवेश प्रवाहित किसके, आवेश के, आवेश के समानुपाती होता है, ये परिमाण के समानुपाती होता है। ये लिख लो आप सभी लोग। यानी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है ये किसके समानुपाती है, इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ये फैराडे का नियम बोलता है कि भैया विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो होती है उस प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होता है। यह आपका फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का नियम है। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, फैराडे का द्वितीय नियम क्या बोलता है, द्वितीय नियम क्या बोलता है, जब विद्युत धारा समान मात्रा में विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है और समान मात्रा में समान समय के लिए, तो क्या होता है ना, तो क्या होता है, तो पदार्थों पर मुक्त होने पदार्थों की मात्राएं है ना जो होती है W/W2, मान लो W1/W2 2 है, उसके तुल्यांकी विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपातित होती है या तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, यानी W1/E1/E2 के बराबर होता है। यानी पदार्थों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है ना, यहाँ पे लिख सकते हो W जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये पॉइंट लिख सकते हो फैराडे के द्वितीय नियम में। फैराडे के द्वितीय नियम में क्या लिखोगे, अगर समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो है उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा की समान मात्रा समान समय के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोड में प्रवाहित की जाती है तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। याद रहेगा फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, प्रवाहित इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है ना। द्वितीय नियम क्या होता है, अगर समान धारा समान समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड में प्रवाहित की जाती है तो वह तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होगा, तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। ये फैराडे का द्वितीय नियम कहता है। ये आपको बात समझ में आई, ये फैराडे का द्वितीय नियम कहता है, द्वितीय नियम कहता है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सब लोग बता रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह है भैया अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। देखो अपक्रिया की कोटि और आणविकता में सबसे पहला अंतर यह है, अपक्रिया की जो कोटि होती है, अपक्रिया की जो आणविकता होती है सदैव पूर्ण संख्या होती है, अपक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, पहली बात। जबकि अपक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, मतलब समझे, आणविकता 1 2 3 4 ऐसी पूर्ण संख्या होती है और कोटि 1/2 3/4 ऐसा कुछ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है, अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि क्या होती है, कोटि शून्य भी हो सकती है। ये दूसरी अंतर हो गया। तीसरी अंतर की बात करोगे, तीसरा अंतर की बात करोगे तो अपक्रिया की वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये आणविकता की परिभाषा होती है ना। अपक्रिया की वेग निर्धारक पद जो होता है, यानी अपक्रिया के वेग नियम में जो पद होता है उसमें भाग लेने वाले सभी अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अपक्रिया की आणविकता कहते हैं, है ना। बात समझ में आई। जबकि अगर अपक्रिया की कोटि की बात करें तो अपक्रिया की कोटि की बात करें तो उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग पर निर्धारित करती हैं। अपक्रिया की कोटि क्या होती है, उन अणुओं की सांद्रता जिनकी सांद्रताएं
अपक्रिया के वेग पर निर्धारित करती हैं। यानी उन अणुओं की अपक्रिया की कोटि अणुओं की उन संख्या को कहते हैं जिनकी सांद्रताएं अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं, उन्हें अपक्रिया की कोटि कहते हैं। और तीसरी लास्ट अंतर कि देखो, अपक्रिया की क्रियाविधि द्वारा आणविकता जो है क्रियाविधि द्वारा हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, जबकि अपक्रिया की कोटि नहीं निकाली जा सकती क्रियाविधि द्वारा। ये प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है, प्रयोग करके पता किया जाता है इसकी कोटि कितनी है, जबकि आणविकता देखकर अपक्रिया की क्रियाविधि देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सब क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको मैं ये देना चाहूंगा होमवर्क कि अपक्रिया प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। गृह कार्य में सभी लोग इसका आंसर देना, गृह कार्य में, और गृह कार्य में देते समय अपना नाम सभी लोग जरूर लिखना। ठीक है ना। थोड़ा मैं तेजी से आपको रिवीजन कराया है। ये 4 ऐसे प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, इस बार के लिए जरूर तैयार करके जाना सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।